केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा समेत कुछ और मंत्री भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान कांग्रेस में जारी संकट और गहरा सकता है। बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि हम नहीं होते तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिर गई होती। कांग्रेस आलाकमान को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। बीएसपी से आए विधायक रामलखन मीणा और संदीप यादव ने कहा कि हमने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। विधायकों ने जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार और नियुक्तियां करने की मांग की है। गहलोत मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को मौका देकर मौजूदा संकट दूर करने की चर्चा है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत के ऑफिस से जारी किए गए बयान के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं कम ही लगती हैं। बयान में कहा गया है कि कोरोना के बाद से हो रही दिक्कतों के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1.5-2 महीने तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। किसी कार्यक्रम में सीएम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे। इस बात की भी चर्चा थी कि सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मी के बीच सचिन पायलट बीते 4 दिनों से दिल्ली में हैं, लेकिन अब तक सुलह के किसी फॉर्मूले पर बात नहीं बन सकी है। पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज्यादा समय हो गया है। तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं। पश्चिम बंगाल में पार्टी नेताओं की टीएमसी में वापसी रोकने के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और राज्य सरकार पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से दल बदल कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की। बीते दिनों मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु टीएमसी में वापस लौट आए थे। इसके बाद बीजेपी में जाने वाले राजीव बनर्जी ने भी टीएमसी के नेताओं से मुलाकात की। राजीव बनर्जी के इस रुख के बाद अब बीजेपी भी सतर्क हो गई है। एलजेपी में बगावत करने वाले 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया है। 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में लिए फैसले की जानकारी दे दी। पार्टी और परिवार में अलग थलग पड़ने के बाद जेडीयू ने चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि चिराग इतना तेज दौड़े कि एक्सीडेंट हो गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र की ओर से कहा गया कि दिल्ली में योजना लागू करने का आप सरकार का दावा भ्रामक है। दिल्ली सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू नहीं किया है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अदालत को गुमराह किया है, क्योंकि योजना को सिर्फ सीमापुरी सर्कल में लागू किया गया है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करनी चाहिए। अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों पर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सफाई दी गई है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि जमीन का अग्रीमेंट 10 साल पहले किया गया था और इस जमीन को सरकारी रेट से कम पर खरीदा गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे और आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया था कि 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन महज कुछ मिनटों के बाद ही ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी। इस जमीन खरीद को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से सफाई देने के बाद भी विपक्षी नेता इस बहाने सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि श्री राम के नाम पर धोखा अधर्म है। ट्रस्ट ने आपको प्रेस रिलीज जारी किया है ना कि उसकी वर्षों पुरानी अनुबंध की जमीन थी। वर्षों मने हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल। वो क्लियर होगा, पेपर मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देश में जारी टीकाकरण अभियान में एक और वैक्सीन को शामिल किया जा सकता है।
वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोरोना वेरिएंट पर 90% से ज्यादा प्रभावी है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने पिछले साल अगस्त में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक डील पर साइन किया था, जिसके तहत 200 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार की जानी थी। और बच्चों की भी जो ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का, उसके भी रिजल्ट विद इन 3-4 मंथ्स आ जाएंगे, तो हम बच्चों में भी वैक्सीन दे सकते हैं। तो एक तरह से आने वाले 5-6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देकर उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट कोरोना। दिल्ली में कोरोना के नए केस काफी कम हो गए हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए, जो 5 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमितों की सबसे कम संख्या है। एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच इसके खिलाफ लड़ाई की तैयारी भी तेज हो गई है। दिल्ली के एम्स में आज वैक्सीन के ट्रायल के लिए 6 से 12 साल के बच्चों का चयन किया जाएगा। 6 से 12 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद 2 से 6 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली एम्स में 12 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है। जल्द ही भारत को कोरोना से जंग के लिए एक और वैक्सीन मिल जाएगी। दवा कंपनी नोवावैक्स के कोरोना टीके के ट्रायल के सफल नतीजों ने दुनिया भर की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। नोवावैक्स के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे 90% से अधिक प्रभावशीलता बता रहे हैं। नोवावैक्स की वैक्सीन कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स पर 93% और सामान्य वेरिएंट्स में 100% तक प्रभावशील है। नोवावैक्स की मंजूरी देने पर भारत में अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन ये वैक्सीन सामान्य रेफ्रिजरेटर में रखी जा सकती है, इसलिए अगर इसे भारत में मंजूरी मिलती है तो इसका वितरण काफी आसान होगा। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और गैंगरेप की वारदातों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीड़ित महिलाओं ने इन मामलों की एसआईटी जांच की मांग की है। उधर टीएमसी ने इन आरोपों पर सफाई दी है कि ये सच नहीं है, इनके पीछे सिर्फ सियासत है। बंगाल में इन दिनों अजीब सियासी मंजर देखने को मिल रहा है। कई बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में वापसी चाहते हैं। बीजेपी में जाकर अब वापस टीएमसी में अपनी घर वापसी चाहने वाले इन कार्यकर्ताओं के हाथों में माफीनामा वाले पोस्टर हैं। बीरभूम में ये कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए हैं, जिन्हें बाद में टीएमसी में वापस भी ले लिया गया। पिछले हफ्ते भी वीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के साथ सड़कों पर उतरे थे और गांव-गांव में घूमकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। कार्यकर्ताओं की वापसी को बीजेपी हार के बाद मची भगदड़ नहीं, बल्कि टीएमसी प्रायोजित हिंसा से पैदा हुआ डर बताती है। नोएडा में एसटीएफ ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुंदर भाटी गैंग का कुख्यात सरगना रवि उर्फ रविंद्र बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहा था। पुलिस की माने तो गैंगस्टर रवि पर ग्रेटर नोएडा समेत पूरे यूपी में करीब 8 गंभीर केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से विदेशी पिस्टल बरामद की है। साथ ही गैंगस्टर जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में था, वो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात आपराधिक माफिया सुंदर भाटी और सिंह राज के गैंग का एक सक्रिय सदस्य रवि उर्फ रविंदर भाटी, जो कि सिंह राज भाटी का सगा भतीजा है, आज संयुक्त अभियान में थाना नॉलेज पार्क और एसटीएफ के संयुक्त प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। एक गैंगस्टर में वांटेड था। इससे पिस्टल और स्कॉर्पियो गाड़ी और एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। 14(1) के तहत इसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की जाएगी। भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के जलालाबाद में पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जलालाबाद के अनाज मंडी स्थित एक होटल में छापा मारा। पुलिस ने यहां 6 लड़कियां और 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक होटल का मालिक 2 घंटे के लिए कमरों को किराए पर देता था। पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर के साथ एक और शख्स पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रॉपर्टी कारोबारी के दफ्तर पर हमला करने
और तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो यह हमला जमीन विवाद को लेकर हुआ था। जिस प्रॉपर्टी डीलर पर हमला हुआ था उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट तो हुई ही है, साथ ही हमलावरों ने उसके ऑफिस से 3.5 लाख रुपए की लूट भी की है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में तेज गिरावट से कई सवाल उठे हैं। कुछ ही घंटों में गौतम अडानी की नेटवर्थ यानी शुद्ध संपत्ति 55,000 करोड़ रुपए कम हो गई। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स में 25% की गिरावट हुई। अडानी पोर्ट्स में 18.75%, अडानी पावर, अडानी ग्रिड, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन के सबके शेयर गिरे। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में 5 से 25% तक की गिरावट हुई। इसकी वजह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL का एक्शन है। NSDL ने 3 विदेशी निवेशकों के खाते फ्रीज कर दिए हैं। इन निवेशकों की अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है। देश पर महंगाई की मार एक बार फिर पड़ी है। थोक महंगाई दर मई महीने में 13% के करीब पहुंच चुकी है, जो 11 साल के उच्चतम स्तर पर है। 25 दिनों में पेट्रोल डीजल 6 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 42 दिन के भीतर 24 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। महंगाई उस वक्त बढ़ी है जब जनता ने कोरोना के इलाज में 66,000 करोड़ रुपया तक अतिरिक्त खर्च किया है। अच्छा खासा मध्यम वर्ग भी गरीब हो रहा है। देश में कोरोना की वजह से गरीबी बढ़ रही है। CSO के आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है। SBI के रिसर्च के मुताबिक निजी और असंगठित क्षेत्र में रोजगारी और वेतन कटौती के कारण आम लोगों की आय में 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना की पहली लहर में 3 करोड़ 20 लाख भारतीय मिडिल क्लास से गरीब वर्ग में चले गए और 7 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। G7 की तरह नाटो शिखर सम्मेलन में भी चीन को घेरने की तैयारी है। नाटो देशों के सदस्य ताइवान और हांगकांग में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए चीन पर दबाव बनाएंगे। चीन की गैर बाजार नीतियों से भी निपटने का प्लान बनेगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष नोटा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद इजरायल के नए PM नेफ्ताली बेनेट ने अपनी नई कैबिनेट से औपचारिक मुलाकात की। PM बेनेट अपने कैबिनेट के साथ राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन के आवास पर भी गए और मुलाकात की। मुलाकात के बाद सभी ने पारंपरिक ग्रुप फोटोशूट भी करवाया। इजरायल में नई सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बधाई दी। दोनों ही नेताओं ने इजरायल के साथ अपने देशों के रिश्ते मजबूत करने की बात कही। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से बढ़ी ब्रिटेन की चिंता। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लॉकडाउन को 4 हफ्ते तक बढ़ा सकते हैं। ब्रिटेन में 21 जून को खत्म हो रही है लॉकडाउन की पाबंदियां। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में नए वेरिएंट के मामले और बढ़ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। वैक्सीन के बैच में कुछ खामियां मिलने की वजह से ये रोक लगाई गई है। इससे पहले भी कई देशों ने टीका लगने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत की थी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 67 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 38,20,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। 16 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। अमेरिका के शिकागो में ब्रेओना टेलर समेत अन्य अश्वेतों पर पुलिस बर्बरता के खिलाफ LGBT समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला। शिकागो की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। LGBT समुदाय के अधिकारों की मांग के साथ साथ अश्वेत समुदाय को न्याय देने और पुलिस के बजट में कटौती की भी मांग की। लैटिन अमेरिकी क्रांतिकारी चे ग्वेरा की जयंती पर म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों ने बड़ी रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र के समर्थन में नारे भी लगाए। म्यांमार की सेना ने 4 महीने पहले आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था।
जिसको लेकर अब भी वहां प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोमवार को धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप 75 साल के हो गए हैं। ट्रंप 9 नवंबर 2016 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप जो बाइडेन से हार गए थे।